नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं विवेक औदिच्य। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत, वंदन, चंदन और अभिनंदन है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल औदिच्य एग्जाम प्रिपरेशन पर। फ्रेंड्स, यदि आप यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट, रीट, सुपर टेट जैसी तमाम शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये चैनल खास आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन उसको प्रेस करिए ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियोस, लाइव सेशन सबसे पहले आपको मिल सके। फ्रेंड्स, जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म की तरफ से आप सभी लोगों के लिए सूचना है कि द अल्टीमेट प्रिपरेशन ऑफ एमपी टेट के लिए एक बैच लॉन्च हो चुका है जिसमें इंडिया के टॉप टू टॉप एजुकेटर्स आपको पठन पाठन कराएंगे, जो कि 11 अगस्त यानी कि आज से स्टार्ट है आपका, जिसकी फीस रखी गई है दोस्तों। यदि आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं दोस्तों, आपको फीस पे करनी होती मात्र 729 रुपए, जिसमें आपको दोस्तों सीटेट, यूपीटेट, एमपीटेट, रीट सभी एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। दोस्तों इनमें बात करूं आप सभी लोगों से एग्जाम को लेकर के, सीटेट एग्जाम को लेकर के, तो एक बैच लॉन्च हुआ है आप सभी लोगों के लिए सीटेट एग्जाम को लेकर के, क्रैक सीटेट 2021, अ कंप्लीट बैच कोर्स, जिसमें इंडिया के टॉप टू टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की तैयारी कराई जाएगी। यह बैच आपका 14 अगस्त से स्टार्ट है। 14 अगस्त से आपका 2021 से बैच स्टार्ट है, जिसमें दोस्तों आपको पीडीएफ कंटेंट मिलेगा। टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज कंटेंट क्लियर कराया जाएगा, समझाया जाएगा और सिखाया जाएगा। साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट कराए जाएंगे, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। तो तमाम चीजें दोस्तों आपको मिलने वाली है। रेफरल कोड मेरा रहा ये ऑडी10, मेरा रेफरल कोड जब यूज करेंगे तभी 899 वाला कोर्स आपको 10% डिस्काउंट के साथ मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं क्लास को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप क्लिक करेंगे तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाएंगे। वहां पर दोस्तों पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, आपसे रेफरल कोड मांगेगा तो आप ऑडी10 डाल देना, AUDI10 ऑडी10 आप डालेंगे दोस्तों, आपको 10% डिस्काउंट। साथ ही साथ जैसे ही आप अनअकैडमी ज्वाइन करते हो तो दोस्तों आपको मिलता है 10% का रिडीम कॉइन। तो जैसे ही आप रिडीम कॉइन करेंगे तो दोस्तों आपका जो 899 का कोर्स है वो आपको 729 में पड़ जाएगा। तो दोस्तों पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा। ये आज की श्रृंखला की थीम ये है कि आज की श्रृंखला में दोस्तों मैं कराऊंगा आपको टॉप 2050, टॉप 25 क्वेश्चंस, जिसमें दोस्तों आपको हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हिंदी शब्दकोश के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और हिंदी साहित्य के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये कि अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है। सापेक्ष है, उपेक्षा है, निरपेक्ष है, अपेक्षित है। तो अपेक्षा का जो विशेषण रूप होता है वह हो जाता है आपका अपेक्षित। राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और जो नेक्स्ट प्रश्न है वह आपकी स्क्रीन पर रहा ये कि जामुन का तत्सम रूप बताना है आपको। जामुन होगा, यामुन होगा, जमुन होगा या जामुन होगा। तो जामुन हो जाएगा जामुन का तत्सम रूप, ए आंसर बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि मृगावती किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि मृगावती किसकी रचना है। उस्मान की है, कुतुबुन की है, मंजन की है, जायसी की है। तो आपकी दोस्तों मृगावती की मैं बात करूं तो कुतुबुन की है मृगावती। मृगावती किसकी है, कुतुबुन की है। ये निर्गुण काव्य धारा के कवि हुआ करते हैं, निर्गुण काव्य धारा के कवि हैं। चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये, आचरण की सभ्यता किसका निबंध है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का, सरदार पूर्ण सिंह का, रामचंद्र शुक्ल का या पद्म सिंह का। यदि मैं बात करूं आप सभी लोगों से आचरण की सभ्यता को लेके, मजदूरी और प्रेम को लेकर के, तो एक है आपके सरदार पूर्ण सिंह के निबंध है। रामचंद्र के शुक्ल के निबंध की बात करूं तो श्रद्धा और भक्ति चिंतामणि इनके प्रमुख निबंध हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये कि हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन कहां, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया जाता है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किया, बालकृष्ण भट्ट ने किया, प्रताप नारायण मिश्र ने किया या भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। तो हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन बालकृष्ण भट्ट ने 1877 में किया। आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज जी ने किया। ब्राह्मण पत्रिका का संपादन प्रताप नारायण मिश्र ने किया और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कविवचन सुधा हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन किया। चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये कि अर्धस्वर, इसमें से अर्धस्वर कौन से, या वाह है, रिल रहा है, ई यू है या रिप्सा। दोस्तों अर्धस्वर इसमें या और वाह हो जाएगा। ई और आ के मेल से आपका या बन जाता है, वहीं ऊ और आ के मेल से आपका वाह बन जाता है। इस प्रकार आपका राइट आंसर जो है वह आपका ए हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि मुकुंद किसका पर्यायवाची है। विष्णु का पर्यायवाची है, सूर्य का पर्यायवाची है, शिव का है या कामदेव का है।
दोस्तों मुकुंद की बात करूं तो मुकुंद आपका विष्णु का पर्यायवाची हो जाएगा। शिव के पर्यायवाची की जब मैं बात करूं तो शिव के पर्यायवाची आपके हो जाएंगे चंद्रमौली, चंद्रभाल, चंद्रशेखर। चंद्रमौली, चंद्रभाल, चंद्रशेखर, शिव शंकर, मृत्युंजय, नीलकंठ, ये सब शिव के पर्यायवाची होते हैं। सूर्य के पर्यायवाची की जब मैं बात करूं तो सूर्य के पर्यायवाची आपके हो जाएंगे अंशुमाली, आदित्य, दिवाकर, दिनकर, प्रभाकर, आदित्य, ये सब सूर्य के पर्यायवाची हो जाएंगे। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये, रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? अनीय प्रत्यय है, ई प्रत्यय है, रम प्रत्यय है, अणीय प्रत्यय। दोस्तों रम धातु से मिलकर के बना है, रम धातु में अनीय प्रत्यय जोड़ करके बनाया गया है रमणीय। ये दोस्तों संस्कृत के अनियर प्रत्यय से लिया गया। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। यदि पूछा जाए इसमें कौन से प्रकार का प्रत्यय है तो आप कहना कृदंत प्रत्यय है। इसमें कौन सा प्रत्यय है? कृदंत प्रत्यय है। जहां पर धातु में आपका शब्दांश या शब्द का टुकड़ा जुड़े तो वह आपका कृदंत प्रत्यय, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में जुड़े तो वह आपका तदित प्रत्यय हो जाएगा। अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है बताओ भैया? अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग है? आ उपसर्ग है, अभ्य उपसर्ग है, अभि उपसर्ग है, अभ्या उपसर्ग है। दोस्तों इनमें बात करूं अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है तो आपका अभि और आगत मिलकर के यण संधि का उदाहरण है और शब्दांश या शब्द का टुकड़ा अभि लगा है। अभि और आगत मिलकर के आपका अभ्यागत बन गया। यहाँ पर ई और आ के मेल से आपका या बन गया। इस प्रकार ये यण संधि का उदाहरण हुआ और आपका उपसर्ग हुआ। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। निम्न में से किस शब्द में बर्तनी सही है? ये आपको बताना है कि बर्तनी किसमें सही है। जल्दी से बताओ बर्तनी किसमें सही है? अनुग्रहित में बर्तनी सही है कि अनुग्रहित में है कि अनुग्रहित में है? तो बी आंसर बिल्कुल सही है, बी आंसर सही है भैया। चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये, अनुकूल का विलोम बताओ क्या होगा? अनुकूल का विलोम प्रतिकूल होगा, आस्त होगा, अवनति होगा, सुगम होगा। अवनति का उन्नत उन्नत हो जाएगा, अवनति का उन्नति हो जाएगा, अनुकूल का प्रतिकूल हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। कमल नयन में कौन सा समास है? बताओ भाई कमल नयन में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है, द्विगु समास है या द्वंद्व समास है? कमल के समान नयन बोले कमल नयन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। कमल नयन, कमल के समान नयन, कमल नयन बहुव्रीहि होगा कि कर्मधारय होगा? बोले सर इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दिया, कर्मधारय होगा। कमल के समान नयन कर्मधारय होगा। बहुव्रीहि समास इसलिए नहीं हो सकता कि बहुव्रीहि समास में तो ये होता है कि जहां पर न पहला पद प्रधान न उत्तर पद प्रधान कौनो अन्य पद प्रधान बोले बहुव्रीहि समास होगा। और बहुव्रीहि समास का समास विग्रह करने पर होता है जिसके या है जिसका या बाला या बाली आ जाए तो भाई आपका बहुव्रीहि समास होता है। जैसे कि नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ नीलकंठ। दशानन, 10 है सिर जिसके रावण। चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसकी। बताओ चार चतुर्भुज किसके लिए प्रयोग किया गया? वहीं दोस्तों यदि मैं बात करूं कर्मधारय के लिए तो कर्मधारय में दोस्तों एक होता है विशेषण और एक होता है विशेष्य। और दोस्तों जो विशेषण इसमें यदि समास विग्रह करते हैं तो के समान जैसे शब्द आते हैं, कमल के समान नयन, कमल नयन। चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? रजनी, विभावरी, समीर या निशी? तो दोस्तों रात्रि का पर्यायवाची इसमें रजनी भी है, विभावरी भी है, निशी भी है। लेकिन दोस्तों जो समीर का होता है वह आपका क्या हो जाता है? समीर कहते हैं वायु को, वायु को कहते हैं समीर। अनिल, समीर, मारुत, वायु, हवा, ये सब समीर के पर्यायवाची हो जाएंगे। राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। सी आंसर कतई सही हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि कान का कच्चा होना, बहुत हलवा प्रश्न है, इसको क्या ही बताएं, सुनी बात पर विश्वास कर लेना। कान का कच्चा होना, सुनी बात पर विश्वास कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, 5 सितंबर को, 2 अक्टूबर को या 26 जनवरी को? भैया लाइक वाला बटन दबाते रहो, लाइक वाला बटन। जितने भी साथी हमको देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, एक बार लाइक वाला बटन सभी लोग दबा दीजिए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 5 सितंबर, 2 अक्टूबर या 26 जनवरी? 14 सितंबर की बात करूं तो 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को दोस्तों हमारे देश के संविधान में अनुच्छेद 343 के का में राजभाषा आयोग को जोड़ा गया था। और 344 का के अंतर्गत राजभाषा आयोग का गठन हुआ जिसके प्रथम अध्यक्ष थे बीजी खेर जी, बाल गंगाधर खेर जी। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, 2 अक्टूबर को दोस्तों अहिंसा दिवस के रूप में गांधी जी का बर्थडे मनाया जाता है। तो दोस्तों 26 जनवरी गणतंत्र दिवस हलुआ थे। और नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा है कि प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक नहीं आता? प्रमुख भाषाई कौशल इसमें से कौन सा एक नहीं आता? सुनना, बोलना, हंसना या लिखना?
तो सुबोपली सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना तो आपका भाषाई कौशल हो गया सुबोपली। सु मतलब सुनना, बो मतलब बोलना, पा मतलब पढ़ना और ली मतलब लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना आपके भाषाई कौशल, और हंसना आपका संवेग हो जाता है। मैकडूगल कहते हैं, मैकडूगल के 14 संवेग में आता है। चलिए भाई, भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का क्या उद्देश्य है? भाषा प्रयोग संबंधित कठिनाइयों का निवारण करता है और उसकी पहचान करता है, उसका निदान करता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 24 होती हैं दोस्तों, प्रत्येक चरण में 24। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में आपकी 11-11 मात्राएं। तो 11 और 13 को जोड़ दो 24, यानी कि प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं आएंगी आपकी दोहा में। और दोस्तों प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होंगी चौपाई में। चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निस्पृह का अर्थ क्या है? जो स्पर्श रहित हो, निस्पृह स्पर्श रहित हो। कटुवाहट में शब्द में प्रत्यय बताओ क्या होगा? कड़ुवाहट शब्द में प्रत्यय क्या होगा? आहट होगा, टा होगा, हट होगा, आ होगा। तो कड़ुवाहट में हो जाएगा आपका आहट प्रत्यय हो जाएगा। ए आंसर सही हो जाएगा। मातृभाषा की आवश्यकता दोस्तों शारीरिक विकास में, मानसिक विकास में, सामाजिक विकास में, उपरोक्त में सभी। तो डी आंसर उपरोक्त में सभी। भाषा के आधारभूत कौशल कौन से होते हैं? दोस्तों बड़ा ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। दो बड़े चैनल बड़े भिड़ गए थे इसमें। एक का कहना था कि भाषा क्रमबद्ध सीखी जाती है, और एक मैम कह रही थी, जिसका आप जैसे ही मैं मैम बोलूंगा, सीटेड फील्ड में एक ही मैम है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर चेहरा है, नेम है, तो वह अंता संबंधित करे। तो मैं दोस्तों अंता संबंधित ही सही आंसर है। एनसीईआरटी जो आपका सीबीएसई बोर्ड है वह अंता संबंधित ही मानता है, एग्री करता है। भाषा के जो आधारभूत कौशल है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये आपस में अंतर संबंधित होते हैं। और एग्जाम में भी आया था, जो बच्चे अंतर संबंधित मेरी क्लास लेके गए थे, उनका सबका सही हुआ होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? भ्रमर, मधुकर, भमरा, क्या कौन सा तद्भव है? दोस्तों जहां पर चंद्र बिंदु आ जाए आपका क्या हो जाता है? तद्भव हो जाता है। क्या हो जाता है? तद्भव। भमरा आपका तद्भव हो जाएगा। चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अंगीठी का तत्सम क्या हो जाएगा? अंगीठी का तत्सम आपको बताना है। अग्निष्ठिका, अग्रिका, अग्निष्ठिका, अग्नि जिसमें अग्नि प्रज्वलित हो वह अंगूठी, तो अग्निष्ठिका हो जाएगा। कृतज्ञ का विलोम बताना है आपको। कृतज्ञ का विलोम अभ्यस्त होगा, कर्तव्य होगा, कृतज्ञ होगा, संपादित होगा। कृतज्ञ होता किया गया उपकार, और कृतज्ञ होता किए गए उपकार को जो ना माने उसे कृतज्ञ कहेंगे, और किए गए उपकार को जो माने उसे कृतज्ञ कहेंगे। तो कृतज्ञ का विलोम कृतज्ञ हो जाएगा। 19-20 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? अत्यधिक अंतर होना, एक दूसरे से थोड़ा अच्छा होना, पक्षपात करना, या बाहर समानता और आंतरिक विशेषता। 19-20 होना दोस्तों हो जाता है एक एक दूसरे से थोड़ा अच्छा होना। बी आंसर सही हो जाएगा। 19-20 होना बोले एक दूसरे से थोड़ा अच्छा होना। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करना है। तद्भव शब्द का चयन करने दोस्तों ये बक लिखा हुआ है। जहां पर वाह आ जाए समझ जाना तत्सम है। जहां पर प्रलाप लिखा आ जाए, चंद्र लिखा आ जाए, यानी कि सीधी रेखा रा लिखा आ जाए, तो तत्सम है। जहां पर कर्म लिखा आ जाए, मर्म लिखा आ जाए, यानी कि सिरो रेखा रा आ जाए, समझ जाना तत्सम है। जहां पर चंद्र बिंदु लगी आ जाए, जैसे आपका चंद्र लिखा आ जाए, तो दोस्तों समझ जाना तत्सम है। और जहां पर आपका चंद्र अनुस्वर लगा आ जाए, ये अनुस्वर बोलते हैं दोस्तों, इसको अनुस्वर बोलते हैं, अनुस्वर लगा आ जाए, और जहां पर दोस्तों चंद्र बिंदु लगी आ जाए वहां पे तद्भव होता है। मैं एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूं कि जहां पर चंद्र बिंदु वहां पर तत्सम, जहां पर चंद्र बिंदु वहां पर तद्भव, जहां पर अनुस्वर वहां पर तत्सम। बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा? त्वरित है, घाट है, डा है, तेल है। तो तत्सम शब्द आपका हो जाएगा त्वरित। जहां पे आधे शब्द आए उसके बाद वा लगा आ जाए, समझ जाइएगा तत्सम होगा। ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से ईश्वर का सही उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, तालव्य है, ओष्ठ है, मूर्धा है। दोस्तों चा वर्ग पूरा, चा छा जा झा या, चा छा जा झा या, और आपका ई यासा, ई यासा, ये आपके दोस्तों क्या हो जाते हैं? तालव्य हो जाते हैं। तालव्य दुनिया कहलाती है, ये आपकी तालव्य दुनिया कहलाती है। बी आंसर बिल्कुल सही हुआ। चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हलवा प्रश्न है, इसको लगा लो सभी लोग कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो डी आंसर बिल्कुल सही है, ये तो कक्षा 1 का भी विद्यार्थी बता देगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आभूषण होगा, आभूषण होगा, आभूषण होगा, या आभूषण होगा? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपका हो जाएगा आभूषण। ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा।
चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये कि भीतरी निम्नलिखित में से किससे निर्मित है? विशेषण से, संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से या अवयव से? तो वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे आपके क्या कहलाते हैं? वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, बताओ क्या कहलाते हैं? बोलो सर, संज्ञा और सर्वनाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे कोई नहीं कहलाते। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं वह विशेषण कहलाते हैं। जो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जो कार्य का बोध, जिससे कार्य के होने का बोध हो, वह आपका क्रिया कहलाएगा। और जिस पर लिंग वचन कारक काल का कोई का प्रभाव न पड़े वह आपका अवयव कहलाएगा। लिंग वचन कालक कार पुरुष किसी का भी प्रभाव ना पड़े वह आपका अवयव कहलाएगा। और भीतरी दोस्तों आपका क्या है? अवयव है। क्रिया अवयव चार प्रकार के: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। मनोविनोद के लिए एक सैर करने वाले के लिए एक शब्द बताओ। मनोविनोद के लिए सैर करने वाले के लिए एक शब्द यायावर होगा, पर्यटक होगा, परिव्राजक होगा, यात्री होगा। दोस्तों मनोविनोद के लिए सैर करने वाले के लिए आप यायावर कहोगे, ए आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप, गमन मतलब कि जाना, उसका विपरीतार्थक हो जाएगा आगमन, सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या था? विस्मय होता है, उत्साह होता है, क्रोध होता है, जुगुप्सा होता है। तो दोस्तों वीर रस का स्थायी भाव आपका उत्साह हो जाता है। क्रोध आपका रौद्र रस का स्थायी भाव है। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। दोस्तों इसी के साथ साथ आज की श्रृंखला करते हैं समाप्त। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। यदि अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद साथी।